Okay. Let us discuss the study of poetry by Matthew Arnold. Actually, Matthew Arnold was a British poet. It means he was from England, and he was born in 1822 and died in 1888. इनका जन्म हुआ था 1822 में, इनका मृत्यु हो गई थी 1888 ईस्वी में। रग्बी स्कूल से पास आउट थे और he was a very famous and popular critic as well as Victorian novel, Victorian writer as well as famous critic. Was a very literary critics और इनका जो है सबसे ज्यादा लिटरेरी एस्से में, फेमस एस्से में से जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का रहा है द स्टडी ऑफ पोएट्री। स्टडी ऑफ पोएट्री जो है इनका बहुत फेमस एस्से में से एक है और इसमें इन्होंने बताया है कि स्टडी ऑफ पोएट्री क्या है, इसके क्या क्या एस्टिमेट्स हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके एस्टिमेट्स होते हैं, तो किस आधार पर हम, मान लो कोई फंक्शन ही है, शादी विवाह लोग करते हैं, उसमें एक एस्टिमेट्स होता है ना कि भाई इतने लोग आएंगे, इतने लोगों को ये खिलाया जाएगा, एस्टिमेट्स होता है। एस्टिमेट्स क्यों पहले बनाया जाता है विशाखा? एस्टिमेट्स क्यों बनाई जाती है? तो ताकि अब पहले से पता हो एटलीस्ट कि अज्यूम कर सके कि कितने लोग होंगे, एटलीस्ट मिनिमम बिल्कुल, और मैक्सिमम कितने होंगे। हाँ, ताकि एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, हमारी बेइज्जती ना हो, लोगों को परफेक्ट सर्विस दे सकूं कि जितने लोग हैं उनको खिला सकूं। तो यहाँ पर भी इसमें 3 एस्टिमेट्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ पोएट्री की, पोएट्री पढ़ने के लिए या पोएट्री लिखने के लिए उसके 3 एस्टिमेट्स होनी चाहिए। जब हम स्टडी पढ़ेंगे, पोएट्री को जब पढ़ेंगे तो पोएट्री में 3 एस्टिमेट्स होंगे। वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन एस्टिमेट्स है, जैसे पर्सनल एस्टिमेट्स, हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स। तो इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। इन्होंने 3 एस्टिमेट्स दिया है। आशीष नहीं जुड़े हैं अभी तक? आशीष नहीं जुड़े हैं अभी तक? आशीष देखिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ के चर्चा भी करेंगे। 3 एस्टिमेट में एक होता है रियल एस्टिमेट, दूसरा है पर्सनल एस्टिमेट, तीसरा है हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स। ये तीनों का चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन जैसे मान लो रियल का मतलब एक वास्तविक बातें हुई कि क्या होना चाहिए, एक हुई पर्सनल कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, एक हुआ हिस्टोरिकल कि पहले लोगों को क्या पसंद थी। तो एक तो पहले के आधार पर, एक खुद के मन से, और एक रियलिटी यानी समय के अनुसार जो वास्तविक होना चाहिए। क्या हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा स्टडी ऑफ पोएट्री, व्हाट इज स्टडी ऑफ पोएट्री। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्टडी ऑफ पोएट्री, या एस्से, राइट एन एस्से ऑन स्टडी ऑफ पोएट्री, या डिस्कस स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। When it was published, actually द इंग्लिश पोएट्स नाम का एक एस्से में 1880 ईस्वी में ही इसकी चर्चा कर दी गई थी, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया। एक्चुअली वास्तव में ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा द इंग्लिश पोएट्स नाम से एक जो एस्से, एक संकलन था, उसमें इन्होंने 1880 ईस्वी में इस बात का जिक्र किया था जो स्टडी ऑफ पोएट्री का निबंध। लेकिन फाइनली लोगों ने इसे बाद में, जब जिस समय इनकी डेथ हुई थी, तो डेथ के ईयर में 1888 ईस्वी में फाइनल रूप से पब्लिश्ड हुआ। किस नाम से? स्टडी ऑफ पोएट्री के नाम से। सबसे पहले जो है उन्होंने जो पब्लिश किया था उसका नाम क्या था? द इंग्लिश पोएट्स। क्या नाम था? द इंग्लिश पोएट्स था, जो 1880 में था। लेकिन बाद में उन्होंने पोएट जो लिखा तो उसमें था 1888 ईस्वी में इसका नाम दिया द स्टडी ऑफ पोएट्री, पोएट्री पढ़ना कैसे चाहिए। एक्चुअली अर्नोल्ड ने क्या कहा पोएट्री के बारे में, ऐसे हम सभी जानते हैं, जो आगे हम लिखाएंगे भी कि अर्नोल्ड इज अ वेरी फेमस क्रिटिक एज वेल एज विक्टोरियन पोएट। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आपको एक असाइनमेंट, एक मटेरियल अपलोड करके मैंने भेजा था, उस मटेरियल में हम लोग एंट्री करेंगे। उससे पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम यहाँ जान ले, पूरा हाइलाइट्स जो है स्टडी ऑफ पोएट्री का जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, according to Matthew Arnold, poetry is a simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach. ये डेफिनेशन को याद रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दिस डेफिनेशन फ्रॉम मैथ्यू अर्नोल्ड का ये वर्ड है, और जब भी कोई कोट हो, कोई वर्ड्स डायरेक्ट हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है।
प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, यहाँ पास वास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोट है, और ये कोट किनका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का। इन्होंने डिफाइन किया कि पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल। उन्होंने कहा कि पोएट्री जो है बहुत साधारण तौर पे आनंद देने वाली एंड परफेक्ट फॉर्म है, रूप है, ऑफ अट्रेंस, कोई भी चीज बोलने का, उच्चारण करने का, बोलने का या लिखने का, अट्रेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स, जिसमें आदमी अपने शब्दों को कैन रीच, अपने शब्दों को वहां तक पहुंचा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पोएट्री। तो सीधे सीधे तौर पे उन्होंने क्या कहा कि पोएट्री एक आनंद देने वाली रूप है या विधा है, जिसमें मनुष्य जो है अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को, अपनी इमोशन को डायरेक्टली जो है आसानी से और आनंद पूर्वक किसी तक पहुंचा सकता है। तो ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, आदमी का शब्द पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वी आर स्टडिंग स्टडी ऑफ पोएट्री और आइदर स्टडी ऑफ पोएट्री और मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को के वर्ड्स को भी हम हमारे तक पहुंचाया गया बाय द हेल्प ऑफ एन एसे। For example, you have studied, you have read John Donne's poem Sunrising, Go and Catch a Falling Star, Death Be Not Proud, and many others poem you have read it. Then it is also a part of a trance कि उन्होंने उस पोएम के माध्यम से हमारे तक क्या पहुंचाया? Human words can reach, अपने शब्दों को हम पहुंचा सकते हैं किसके माध्यम से? पोएट्री के माध्यम से। तो पहला डिफिनेशन उन्होंने कहा, ये आप लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड लिख लेंगे, इसको लिखेंगे पहला डिफिनेशन को यहाँ जरूर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल, बहुत आनंद देने वाली, एंड परफेक्ट, निश्चित, फॉर्म ऑफ अ ट्रेंस। ट्रेंस का मतलब यहाँ पर इमोशन का व्याख्या करना, एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति करना, दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, जहां पर आदमी अपने शब्दों को पहुंचा सकता है किसके माध्यम से? पोएट्री के माध्यम से। यदि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा तो फिर बढ़िएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Then the famous definition of the study of poetry, not study of poetry, it's poetry. What is poetry का एक और एक definition यहाँ है, यहाँ से फिर एक बार पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा तो पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है? It is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the law of poetic truth and poetic beauty. Poetic truth, poetic truth and poetic beauty. Hello. Yes, sir, beauty. Oh. Then simply हम समझते हैं, हमने आपसे कहा था ना कि जो क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट इज क्रिटिसिज्म? So it can be negative or positive criticism, whatever one has in their mind about something or someone is criticism. Okay, then this, listen to me. Actually, I have already told you, what we say about someone or something is for criticism. It depends on particular person and place and conditions. Here is also condition. हमने यहाँ पे condition word use हुआ है कि under the, under the conditions. The condition. Suppose that I said I like you. Here it means it depends on you. Yes, as a student I am a good student, and then sir said कि I like you, तो आप बोलेंगे thank you sir. Okay. Yes, yes. There are so many students I said कि love you all बेटा, very good, thank you. तो आप लोग बोलेंगे थैंक यू सर, बहुत अच्छा अंदर से लगेगा कि सर के नजर में हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, सर हमें पसंद करते हैं, सर हमें लव करते हैं। तो दैट द कंडीशन इज डिफरेंट, एंड पर्टिकुलरली इफ आई कॉल समवन एंड माय एक्टिविटी इज डिफरेंट, माय कंडीशन इज डिफरेंट, एंड देन फिर से हम किसी को बोले पर्सनल तौर पे उसको एक आओ भगत दे और तब फोन करें किसी खास पर्टिकुलर को, नॉट ऑल, और किसी खास कंडीशन में फोन करे, उस तरीके से बात करे, तब का कंडीशन क्या होगा? अलग होगा। In a negative way. Yes, sir. It also depends on depending on the person. Depending on the person. अच्छा देखो,
अब क्या होगा, हो सकता है कि वो लड़की को अच्छा लग जाए तो कहेगा थैंक यू सर, और वो उसको भी अच्छा लगने लगा और आगे बढ़ा, या उसको खराब भी लग सकता है कि पागल मास्टर हो गया। ठीक, Yes, एक तो उसको डायरेक्ट बुरा लग सकता है तो नेगेटिव हो गया, एकदम yes, पागल sir. हो गया ये। दूसरी चीजें, मान लो एक और वहां पर पर्सपेक्टिव कंडीशन समझना है, ये चीज हमको समझना है। कंडीशन क्या, जैसे उस लड़की को अच्छा लग गया, जिसको Yes, हमने प्रपोज किया उसको अच्छा लग गया, लेकिन यह बात और को पता चल रहा है पर क्लास में अन्य लड़कियों को जब पता चल रहा है कि सर का एक दूसरे स्टूडेंट यानी उसी की बैचमेट के साथ जो है अफेयर है, या उन्होंने उसको प्रपोज किया है, ध्यान से सुनो। अब उस लड़की के लिए अच्छा है, उन्हें थैंक यू बोली और बोली कि सर मैं भी उनको पसंद करती थी लेकिन नहीं बता पाए। अब उस क्लास की अन्य लड़कियों के लिए कंडीशन अलग है, इसलिए वो नेगेटिव जाएगा कि टीचर होके कितना गंदा काम कर रहा है, कितना खराब कैरेक्टर है। तो अलग अलग क्या होगा, condition. बातें बनेंगी, क्या बनेगी। Yes, sir. बातें तो बनेंगी. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, दैट इज ऑल्सो Yes, sir. पार्ट ऑफ Part of क्रिटिसिज्म। criticism. ही सेड कि इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री क्या है, ईट का मतलब ये पोएट्री के लिए आया है, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। शायद आपने क्लास किया होगा मेरा फर्स्ट ईयर में, स्कॉलर जिप्सी Yes, sir. मैथ्यू अर्नोल्ड का, वहां पर उन्होंने साफ साफ तौर पे बताया था कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वहां Yes, एक sir. क्वेश्चन भी आया था, इस बार भी एग्जाम में भी उस साल आया होगा कि डिस्कस द स्कॉलर जिप्सी एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Yes, sir. क्वेश्चन आया था कि Yes, sir. क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को दिखाए, जिसमें हमने चर्चा किया था कि देखो बेचारा गरीब था तो देखो वो बहुत पढ़ नहीं पाया, जबकि तेज था फिर भी पढ़ नहीं पाया, हालांकि बहुत विद्वान था, दूसरे क्षेत्र में दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन fixed for such of criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। ये बात को हम फिर से समझेंगे इस तरीके से, दो वर्ड है पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी। Beauty. एक मिनट के लिए फिर समझते हैं। एक देखो, हमने कहा था आपसे कि जो क्रिटिसिज्म पेपर है ना, फुल्ली हम लोगों के आपस में ही आसपास देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। आप किताबी लैंग्वेज में एंट्री करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अभी हम आपको ये बात को ऐसे समझाते हैं कि एक लड़का है जो एक लड़की को लेके बाइक से लेके आया मोहल्ला में, उसके घर पर छोड़ के चला गया। वो लड़का जैसे ही घर पे छोड़ के गया, आसपास की मोहल्ले की लड़कियां, औरतें या लड़कियां, लड़के भी कई तरह की बातें बना रहे हैं, उस लड़की के कैरेक्टर पर आवाज उठा रहे हैं, आए बाएं, जिसको जो मन हो रहा आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला पहलू है। पहला पहलू क्या मैंने कहा, कोई लड़का वो लेके आता है और फिर मतलब जो भी कॉलोनी की लड़कियां या फिर फैमिलीज है वो लोग देखती है. सब लोग उसका आलोचना कर रहे हैं कि एकदम लड़की का लड़का का कैरेक्टर पे कि लफुआ होगा तो ये लड़की कौन है नहीं है। लेकिन वहीं पर शादी के बाद एक लड़का है जो अपनी पत्नी को लेके आया है, फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से ही आया है, और बहुत खुश नजर आ रही है वो लड़की। Yes, sir. लड़की फिर आई है जिसके हस्बैंड लेके आया है। Yes, sir. लेकिन दोनों का ट्रूथ अलग है। वो जो लड़की आई है बहुत खुश शादीशुदा, उसको घर पे बहुत टॉर्चर होता है, और वो लड़की को लेके माँ के घर में इसलिए आई कि चलो अपने माँ बाप से कहना 50,000 रुपया देगा, नहीं तो फिर घर चलेगी तो धोएंगे तुमको, चेहरा थोड़ा सा सही से चलो। और 5,000 लगा के बेचारा को मेकअप करवा के लाई है पत्नी को। ध्यान से सुनना, वो जो दूसरा देखने के बाद सोसाइटी के नजर में सबको अच्छा किसको देख के लगा, सेकेंड वाले. कि शादीशुदा लड़की बहुत कितनी खुश है, कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। आसपास के लोग भी कह रहे हैं भगवान हमको ऐसे दामाद मिले, ही नहीं सोचेगा Yes, sir. क्या? आसपास के लोग क्या सोचेगा कि वाह कितनी अच्छी लड़की खुश होके आई है। जबकि पोएटिक ट्रुथ कुछ और है, उस लड़की के पीछे का ट्रुथ क्या है, वो खुश नहीं है. उसको यहाँ लाया गया है मेकअप करवा के कि वो चलो खुश रियल. रह के कि पैसा लेने के, ससुराल से वो Yes, 50,000 रुपया लेना है उसको। yes, sir. ठीक है, पहली वाली जो थी वो बहुत खुश है, लेकिन उसका चूंकि शादी नहीं हुआ है और अनजान लड़का उसको लेके आया है, इसलिए मोहल्ले में जो है पिटा रहा है, अलग से अलग बातें बन रही है। तो सेम वो डिपेंड किस पे किया, कंडीशन पर। किस पे डिपेंड किया, Condition. कि एक की शादी हो गई थी इसलिए लोगों को अच्छा लगा, और एक बिना शादी की थी इसलिए लोगों के कंडीशन क्या है, अंडर कंडीशन
फिक्स्ड फॉर सच ऑफ क्रिटिसिज्म। ये जो डिपेंड करता है ना, आलोचना जानते हैं कंडीशन पे डिपेंड करता है। आलोचना किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन। कंडीशन कैसा है, मतलब लोगों का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, बातें बनती हैं, और लेकिन उसमें खुद कुछ और भी हो सकता है। एक और एग्जांपल हम देंगे, क्योंकि हमारा पेपर ही क्रिटिसिज्म का है। जैसे देखिए, अचानक हम आ रहे हैं कहीं से और उस एरिया में हमारा कोई अपना स्टूडेंट दिख गई, और शाम का टाइम हो रहा है और मुझे को भी लगा कि आसपास कोई गाड़ी घोड़ा की सुविधा नहीं है। हम उसको बैठा के ले आए, स्टूडेंट मानो या कोई भी लड़की मानो, स्टूडेंट इसलिए कि लोग ज्यादा डायरेक्ट आलोचना करता। अब उसको बैठा के जब हम ला रहे थे तो अपने ही बैचमेट यानी आपकी ही कोई बैचमेट देख ली कि हम आपको बैठा के ला रहे हैं। ध्यान से सुनिए, रियलिटी क्या था कि आप एग्जाम या कोई भी वजह से उस एरिया में गए होंगे, लेकिन गाड़ी थोड़ा मिल नहीं रहा और शाम का टाइम है। एज अ गार्जियन के रूप में भी हम किसी को छोड़ ऐसे नहीं, कोई दूसरी भी रहती नहीं छोड़ सकते, तो आप तो जान पहचान के हमने आपको बैठाया, लेकिन आते क्रम में 4-5 आपकी बैचमेट देख लिया। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही आप आई तो कुछ लोग मजाक में कही, क्या जी भारती सर के साथ घूम रही हो, कोई कुछ कहा कि आजकल बड़ा मस्ती हो रहा है। मतलब हर तरह के लोग कमेंट मारना शुरू किए, क्या करना शुरू किए? हेलो, 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 आवाज आ रही है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इमेज भी। इमेज भी नहीं जा रहा है? सर अब आ रही। हेलो। यस सर, अब यस सर। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि डिपेंड करता है आलोचना किस पे, क्रिटिसिज्म डिपेंड करता है कंडीशन पे। किस पे? कंडीशन पे। कंडीशन। चूंकि वैसा कंडीशन था तो हर किसी का अलग अलग कंडीशन, तो उन्होंने भी यही चीज को कहा कि कविता जो कोई लिखता है तो इट इज अ क्रिटिसिज्म अप्लाई अंडर कंडीशन फॉर फिक्स सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। पोएटिक ब्यूटी का मतलब सुंदरता, पोएटिक ट्रुथ का मतलब जैसे कोई भी फीलिंग को हम क्या करते हैं, मान लो हमको कोई धोखा दी, उसके बारे में कविता लिखे, या कोई बहुत खुश रखी है उसके लिए लिखे कि तू मेरी जन्नत जहां से पड़े हो। तो दोनों चीज में हमारे अंदर की फीलिंग्स को ही हम क्या करते हैं, सच कंडीशन जो हमने अंडर फिक्स किया है कंडीशन कि हाँ हम फलाने लड़की से या फलाने लड़के से बहुत खुश है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और नहीं खुश है तो नेगेटिव लिखेंगे। तो दोनों कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, पोएटिक ट्रूथ को लिखेंगे और पोएटिक ब्यूटी को लिखेंगे। ये पोएटिक ट्रूथ और ब्यूटी का मतलब हो गया हम अपने फीलिंग को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? फीलिंग। फीलिंग्स को लिखेंगे, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होगी। तो एक वर्ड में उन्होंने कहा पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और पहला में कहा पोएट्री इज नथिंग बट सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। कि पोएट्री क्या है, जहां पर आदमी आसानी से पहुंच सकता है। आशीष आप भी ऊपर वाला लिख लीजिए तो जल्दी से, पोएटिक ब्यूटी तक जल्दी जल्दी लिखिए, या बोर्ड पर जितना है जल्दी से लिख लीजिए। अब है कि स्टडी ऑफ पोएट्री का क्या मतलब, स्टडी ऑफ पोएट्री का क्या मतलब है, नीचे वाला आप लिख लिए हैं? नो सर। रखा, अब नीचे वाला को लिखिए एक बार, तब तक आशीष ऊपर वाला लिखता है। और ये भी आए 100% एग्जाम में आए। स्टडी ऑफ पोएट्री का मतलब है पोएट्री एनालिसिस इज एग्जामिन द independent element of a poem to understand the literary work in its entirety। तो पूर्ण रूपेण समझना होगा कि आखिर कोई भी पोएम को लिखा है तो उसका मेन वजह क्या है, पोएम लिखने का पीछे का रीजन क्या है। वही कह रहा है पोएट्री एनालिसिस इज एग्जामिनिंग द independent element of a poem to understand the literary work in its entirety। entirety मतलब पूर्णता, कंप्लीटली समझना है कि आखिर पोएम किस वजह से लिखा गया और उसमें क्या है।
सही मायने में तो हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जैसे आप पोएम पढ़ते हैं गोयल कैच अ फॉलिंग स्टार में ही हमने आपसे पढ़ाया होगा कि उन्होंने उसमें कहा गया कि जो गोरी लड़कियां हैं वो धोखेबाज है, तो उसका इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या था कि उसमें वो गुस्सा थे। इंडिपेंडेंट एलिमेंट से क्या पता चला था कि जॉन डन गुस्सा थे क्योंकि उनको धोखा मिला था, उनकी गर्लफ्रेंड उनको धोखा दिए थे बिलवेड, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि गोरी लड़कियां धोखेबाज होती है। तो कह रहा पोएट्री एनालिसिस इज एग्जामिनिंग द independent elements of a poem to understand the literary work in its entirety। साहित्यिक वर्ग को समझना, कंप्लीटली समझना ही क्या है, पोएट्री है। फिर कहते हैं एनालाइजिंग पोएम्स लाइन बाय लाइन allows you to break poems down। जब हम एनालाइज करते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो पोएम आपको अलाउ करता है कि आप हमको समझिए, तोड़ तोड़ के समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, इन ऑर्डर टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं ना कि चार स्टेंजा है, इसका राइम स्कीम क्या है, इसमें मीटर क्या है, फॉर्म क्या है, फॉर्म, लैंग्वेज कैसा है। जैसे लैंग्वेज होता है, किसी में होता है लैंग्वेज क्या, फिगरेटिव लैंग्वेज होता है, किसी में जनरल लैंग्वेज होता है, किसी में शार्प लैंग्वेज होता है, किसी में क्रिटिक लैंग्वेज होता है, भाषा जिसको कहते हैं। मेट्रिकल पैटर्न और थीम क्या है। मेट्रिकल मीटर पढ़े थे ना, एम्बिक, पेंटामीटर, ट्राईमीटर, हेक्सामीटर पढ़े थे। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? तो इमेज नहीं आ रही। इमेज नहीं आ रहा है ऐसे कुछ। अब आ अब रही है। यस सर। अच्छा, बीच में कभी कभी नेटवर्क इशू होता हो। यस सर। नीचे वाला लाइन लिख दिए है? यस सर। आशीष आप लिख लिए नीचे का लाइन? आशीष आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, देखिए माइक होगा एक वहां पे, है ना? आशीष, आशीष एक छोटा सा देखिए अनम्यूट करिएगा तो आवाज आएगा यहाँ। आप लिख लिए आशीष? क्योंकि मिटाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे, मिटाना होगा। नीचे का लाइन समझने में दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि पोएट्री, स्टडी ऑफ पोएट्री क्या है, पोएम को एनालाइज करना, पोएम के मीटर को समझना, पोएम में कैसा फॉर्म है, कैसा लैंग्वेज है, कैसा पैटर्न है, थीम क्या है। द स्टडी ऑफ पोएट्री का मेन थीम क्या है, तो मेन थीम सीधे सीधे है पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। व्हाट इज द थीम? पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। एक वर्ड में याद रखना है, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। म्यूट कर लीजिए तब तक विशाखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिखना शुरू करेंगे आप। इसके आगे लिखेंगे एज वी नो दैट। इसके आगे लिखेंगे, अच्छा इसका लिखना तो जरूरी नहीं है, आप लोगों को भेज दिए थे, भेज देंगे, बस सुन लेंगे। जैसा कह रहा है एज वी नो दैट स्टडी ऑफ पोएट्री इज वन ऑफ द famous essay by Matthew Arnold, who was one of the foremost poet and critic of the 19th century। यह बहुत फेमस एसे है 19th सेंचुरी का। कब का? 19th सेंचुरी का बहुत फेमस एसे है, याद रखना है। तो पहला हमने पहले भी लिख के दे दिया है आप लोगों का असाइनमेंट स्टडी मटेरियल कि यह बहुत ज्यादा फेमस एसे है। कब का? 19th सेंचुरी का। याद रखना है ये 19th सेंचुरी का बहुत फेमस एसे है और ये लिखी गई है फेमस एसेसिस्ट या क्रिटिक के द्वारा जिनका नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला पॉइंट था कि इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म ही ऑफन
he often regarded as the father of literary modern criticism. I think कि लिखवाना बेटर होगा क्या, लिखवा दें या केवल पढ़ा दें और स्टडी मटेरियल भेज आशीष? यस सर। मटेरियल ही भेज देंगे, केवल समझाते हैं, ठीक है सर। Yes, sir. लिखा हुआ दे देंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड पर वाला जरूर लिख लीजिएगा, बोर्ड पर वाला लिख लीजिए। लिख लिए लिख लिए। Yes, sir. लिख लिया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो है 19th सेंचुरी के बहुत फेमस, जैसे लिखेंगे एग्जाम में लिखेगा, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज अ वेरी फेमस critic as well as modern poet, modern Victorian poet of 19th century। दूसरा फिर लिखेंगे, दूसरा जो पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस करा कि इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म ही वाज ऑफन रिगार्डेड, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, he was often regarded modern critic poet या modern poet, इनको याद रखना, ये फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिक इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिक या फादर ऑफ लिटरेरी मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ये बड़ा सेंटेंस लिख लीजिए तो कहीं पर, इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म ही ऑफन रिगार्डेड, इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म ही ऑफन रिगार्डेड as the father of literary criticism, literary modern criticism, literary modern criticism, literary modern criticism, इनको लिटरेरी मॉडर्न क्रिटिसिज्म का फादर कहा गया है, आलोचना जो आधुनिक आलोचना के पिता माने गए। एक वर्ड याद रखना है, ड्राइडन को क्रिटिसिज्म का फादर माना गया, लेकिन इन्हें मॉडर्न क्रिटिसिज्म का फादर किनको माना गया है, अर्नोल्ड को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ही आल्सो रोट द एग्जिस्टिंग एक्सटेंसिवली एंड सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, रिलीजन एंड इवेल्युएशन। इन्होंने तीन चीज पे लिखा, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस चीजों को पोएट्री में जगह दिया, क्योंकि ये चार के बिना हम साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कौन कौन चार? सोशल यानी सोसाइटी, रिलीजन कल्चरल इशू एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन करना होता है। इन दिस एसे मैथ्यू अर्नोल्ड ट्राइज टू आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन। ये कहीं पर लिख लीजिएगा, रफ, तब तक एक रफिंग कर लीजिए, एक रफ पेज बना लीजिए, ऐसे मटेरियल भेज देंगे बाद में। दो क्वेश्चन, व्हाट इज पोएट्री लिखिए, तो व्हाट इज पोएट्री, इसमें दो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने देने का कोशिश किया है। पहला व्हाट इज पोएट्री, पहला व्हाट इज पोएट्री, जिसका आंसर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज पोएट्री। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज इट्स फंक्शन इन ह्यूमन सोसाइटी। दूसरा क्वेश्चन, पहला है कि पोएट्री क्या है और दूसरा है पोएट्री का समाज में क्या काम है। पहला लिखिए व्हाट इज पोएट्री, दूसरा लिखेंगे व्हाट इज इट्स फंक्शन इन ह्यूमन सोसाइटी, व्हाट इज इट्स फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम, इन ह्यूमन सोसाइटी। कौन कौन क्वेश्चन बताइए जरा। व्हाट इज पोएट्री, पोएट्री क्या है और पोएट्री का समाज में क्या काम है। पोएट्री क्या है And what is its function in human society? हाँ, और इसका समाज में क्या काम है। तो कोई बताइएगा पोएट्री क्या है। According to Arnold, poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach. तो इसको साधारण भाषा में आंसर देना पड़े किसी भी सामान्य लोगों को, तब कैसे आंसर देंगे। तो असल ये कोई आंसर मार्क्स अच्छा लाने के लिए लिखेंगे, नीचे वाला देंगे, क्या देंगे। Poetry is yes sir. पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Yes sir. सीधे कहेंगे किसी को भी, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Yes, sir.
किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी अपना फीलिंग व्यक्त करेंगे तो पोएट्री कहलाएगा। अब वो नेगेटिव फीलिंग व्यक्त करे चाहे पॉजिटिव फीलिंग व्यक्त करे, बट दोनों पोएट्री ही है। दोनों का अपना अपना कंडीशन होगा और कंडीशन फिक्स करने वाले हम हैं और सामने वाला है कि नहीं? Yes. जैसे हम आपके लिए लिखे या आप हमारे लिए लिखे या हम किसी और के लिए भी लिखे, तो डिपेंड करेगा अगला कौन कि वो उसको किस रूप में लिया है। सबकी अपनी अपनी जो है सर्कमस्टांसेस होती है। तो आगे उन्होंने चर्चा किया इन दिस एसे he denotes the theme, he develops the theme with the critical work, namely, अब म्यूट कर लीजिए तो दोनों लोग, माइक पे म्यूट कीजिए आशीष। ओके, अब खाली सुनना है, मटेरियल भेज दे। कह रहा है इस एसे में ही डेवलप्स द थीम, उन्होंने डेवलप किया थीम को, बीच द क्रिटिकल वर्क, कि आखिर आलोचना का काम क्या है, ठीक है। नेमली परमानेंट इम्पोर्टेंस एंड हाई डेस्टिनी ऑफ पोएट्री, इसका मुख्य काम उन्होंने बताया कि हाई डेस्टिनी ऑफ पोएट्री का डेस्टिनी हाई होता है। डेस्टिनी मतलब भाग्य। अभी हम एक आलोचना करते हैं, ठीक है। आलोचना ये करें कि जैसे हम किसी आदमी को कह दिया, आशीष को कह दिया तू कभी टॉप नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे नॉर्मली कोई आदमी जब आपको आलोचना करता है तो आप उसको नेगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव भी, किसी से दुखी भी हो जाते हैं और किसी को ईगो पर ले लेते हैं कि इसको हम टॉप करके दिखा देते हैं। तो आलोचना को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पोएट्री का जो क्रिटिसिज्म का काम क्या है, तो क्रिटिसिज्म का काम है हाई डेस्टिनी तक पहुंचाना। लोग उल्टा ले लेता है, ये अलग बात है, लेकिन यदि उसको पॉजिटिव ले ले तो टॉप करने के लिए मेहनत करने लगेगा। मान लो कि आशीष का कोई दुश्मन है या गांव का कोई है, उसको कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी टॉप नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी टॉपर तुम करिए नहीं सकता है। मान लो और कोई ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा ही कह दिया, मम्मी पापा पे ले आया, क्या पापा कहे नहीं तो तू टॉप करेगा। बाई द वे इस आलोचना को हम पॉजिटिव ले ले तो हमारा डेस्टिनी हाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दिन रात मेहनत करने लगेंगे और उस आदमी को हम क्या दिखा देंगे, टॉप करके भी दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल वर्क जो है मेनली कह रहा नेमली द परमानेंट इंपोर्टेंस एंड हाई डेस्टिनी ऑफ पोएट्री, आलोचना का काम है पोएट्री को हाई डेस्टिनी पर पहुंचाना। यदि किसी की आलोचना नहीं कोई करेगा तो आदमी लापरवाह हो जाएगा, और लापरवाह के साथ साथ जो है आलसी होगा ही होगा, इसके साथ साथ उसके वर्क में भी दमदार नहीं होगा। आदमी सुंदर क्यों दिखता है, सामने वाला का आलोचना के डर से। तो यहाँ पर भी वही चीज की चर्चा की गई है कि आलोचना के डर से लोग जो है क्या करेगा, सुंदर बनने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह पोएट्री को लोग अच्छा बनाएगा आलोचना के डर से ही। फिर वो कहते हैं he says that everything else is challenging, हर कुछ चीज चैलेंजिंग है और इफेमरल होता है। एवरीथिंग एल्स इज चेंजिंग एंड इफेमरल, हर कुछ बदलता है और क्षणभंगुर होता है। रिलीजियस राइज एंड फॉल, और जो धार्मिक बातें हैं उसकी राइज एंड फॉल आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। द ट्रूथ इम्बॉडीड इन पोएट्री आर अलाउ एक्सटर्नल, लेकिन जो सच्चाई होती है पोएट्री में जीवन में वो एक्सटर्नल होता है। वो क्या होता है, वो कभी बदलता नहीं। हर चीज बदलेगा लेकिन जीवन के जो ओरिजिनल सच्चाई है वो कभी नहीं बदलेगा। लाइफ जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है तो ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो अमीर का जिंदगी हो या गरीब का जिंदगी हो, हर किसी का आलोचना होना तय है। जीवन खुद अपने आप में एक आलोचना है। अमीरों की आलोचना अमीर की तरह से होता है, गरीबों की आलोचना गरीब की तरह से होता है, लेकिन आलोचना हर किसी के जीवन में है क्योंकि जीवन खुद एक आलोचना है। उन्होंने कहा जीवन खुद एक आलोचना है और जीवन का ही तो नाम पोएट्री है, इसलिए तो कहा गया है लाइफ पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जीवन का आलोचना ही पोएट्री है, जीवन की आलोचना ही पोएट्री है। फिर आगे वो कहते हैं इट इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज,
लेकिन वो खुद कहते हैं कि आलोचना जो है ब्रेथ है, सांस है, एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज है, सारा ज्ञान का स्पिरिट है। स्पिरिट का मतलब उत्साह, स्पिरिट का मतलब धागा, कि आलोचना के डर से ही हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, विद्वान बनते हैं। नहीं तो आदमी आलोचना ना हो तो न अच्छा कपड़ा पहनेगा, न अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा, न अच्छा खाएगा। लोग पढ़ता लिखता अच्छा इसलिए है, अच्छा खाता इसलिए है क्योंकि आलोचना का डर है। सीधा सा एग्जाम्पल देखिए, आप जब गांव में हैं और या गांव में थे और पटना में है, दोनों के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आया होगा। क्योंकि पटना में आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ का लिविंग स्टाइल अलग है लोगों का, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा देखने को मिला होगा तो आपकी भी इच्छा हुई होगी कि हम भी वैसा पहने। गांव में सब कॉमन था तो आप भी कॉमन बनने का कोशिश किए। गांव में अभी भी देखिए, स्टार्टिंग में जब जींस लड़कियां पहनना शुरू की तो आलोचना होता था। अब गांव में भी लड़कियां जींस पहनती है तो अभी पहनिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आलोचना नहीं करने वाला होगा। It means it fully depend on under the condition fixed for such a criticism, कि डिपेंड किया कंडीशन पर। गांव का पहले कंडीशन नहीं था तो लोग आलोचना करते थे जींस पहनने से, अभी कंडीशन ऐसा है कि सब पहनता तो कोई आलोचना करने वाला नहीं है। सेम बात इन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म क्या है, तो इट इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पीच ऑफ नॉलेज। आलोचना होने से जो है लोग फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, नॉलेज का काम को करता है। Hence, we can say that poetry are with the life and history of person. अतः हम कह सकते हैं कि पोएट्री जो है क्या है, पोएट्री डील्स विद द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ पर्सन। पोएट्री जीवन से डील करता है, जीवन को और इतिहास को, व्यक्ति के इतिहास। मान लो हम एक पोएम लिखें और उस पोएम में एक अपनी फीलिंग को व्यक्त करें, उस फीलिंग में हम मान लो उसमें लिखें कहीं पर घूमने का ये वर्णन करें या किसी लड़की का वर्णन करें, तो हमारे मित्र और हमारे जो रीडर होंगे वो एक ही बात कहेगा कि सर के जीवन में भी ये हिस्ट्री इनका लाइफ का होगा, कि कोई इनके जीवन में आई होगी, उसी लड़की के लिए पोएम लिखे। हालांकि वो लड़की आई कि नहीं आई इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 99% लोग पोएम के देख कर यही सोचेंगे कि सर के जीवन में कोई लड़की आई होगी और उसी लड़की के लिए सर पोएम लिखे हैं। तो ये कहते हैं कि पोएट्री डील्स विद द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ पर्सन। ये कहीं पर लिखिए तो पॉइंटिंग में, वी कैन से दैट, कहीं पर लिखिएगा इसको रफ पेज में, वो सब भी लाइन है। वी कैन से दैट poetry deals with the life, poetry deals with the life and history of a person. Poetry deals with the life, poetry deals with the life and history of person, comma, place, comma, society, comma, religion, comma, politics, by which we can consider, the reality of society, by which we can consider the reality of society, by which जिसके माध्यम से हम समाज के रियलिटी को जानते हैं, by which we can consider the reality of society, the reality of society. ओके अब दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज इट्स फंक्शन इन ह्यूमन सोसाइटी। इसका डायरेक्ट आंसर संभव ही नहीं है। अर्नोल्ड ने भी कहा कि पोएट्री का काम क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर नॉट पॉसिबल टू गिव। इन दिस एसे अर्नोल्ड क्रिटिसाइजेस द आर्ट ऑफ पोएट्री एंड आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। इस एसे में अर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ पोएट्री को आलोचना क्रिटिसाइज किया और आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म का भी जो है आलोचना किया है, दोनों का। अर्नोल्ड बिलीव्स दैट द आर्ट ऑफ पोएट्री इज कैपेबल ऑफ हाई डेस्टिनीज। लिखिए तो अगला स्टार देख लिखना है। अर्नोल्ड बिलीव्स इन दिस essay
in this essay, Arnold criticizes the art of poetry and art of criticism. Art of poetry and art of criticism. फुल स्टॉप। अगला स्टार लिखिए। अर्नोल्ड believes that, अर्नोल्ड को विश्वास है कि, अर्नोल्ड believes that the art of poetry is capable of capable of high destinies. वो कहते हैं कि आर्ट ऑफ पोएट्री सक्षम है हाई डेस्टिनी बनाने में। यदि पोएट्री लिखने वाले अच्छे से लिखें तो पोएट्री हाई हो सकता है, बहुत फेमस हो सकता है। डिपेंड करता है लोगों पर। जैसे पोएट्री का दूसरा पार्ट इधर जो है लिटरेरी पार्ट जो है फिक्शनल दिखाया, तो स्टोरी में दम रहता। देखो बाहुबली कितना कमाया, अभी सुन देखो पुष्पा में कितना लोग अच्छा खासा फेमस जा रहा है फिल्म की स्टोरी। तो डिपेंड करता है आर्ट ऑफ पोएट्री या आर्ट ऑफ जो है नोवेल जो लिखने वाले हैं तो कैसा उसको प्रेजेंट किए हैं, तो हाई डेस्टिनी को पा सकता है। एक और अगला स्टार लिखिए। अर्नोल्ड सेज दैट, अर्नोल्ड सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, अर्नोल्ड सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, IMMENS, इमेंस, इमेंस मतलब बहुत बड़ा, विशाल है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर जो है ना पोएट्री का वो बहुत विशाल है, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा है। द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, फुल स्टॉप। उन्होंने कहा पोएट्री का भविष्य बहुत बड़ा है। फिर लिखिए अगला स्टार। हाँ एकदम यह निबंध है बाबू, घबराना नहीं है, इसलिए पेपर 5 है और यह एक निबंध है। इसमें पोएट्री के बारे में अर्नोल्ड ने क्या क्या कहा है तो इसी पर डिस्कस करना है। तो इसी में दुइये को बातें कहे हैं। उन्होंने पोएट्री के बारे में बताया कि वास्तव में पोएट्री क्या है, और दूसरा बात बताया है कि पोएट्री का काम क्या है ह्यूमन के समाज में, हमारी ह्यूमन सोसाइटी में, और इसी पर यह निबंध लिखा गया है। इसलिए भी थोड़ा बहुत कभी कभी लगता होगा कि क्या बक रहे हैं। तो इस चूंकि एस्से है और चूंकि 17 नंबर का है, इसलिए आपकी भी मजबूरी है कि अच्छे से पढ़िए। और आमतौर पर जो दूसरे स्टूडेंट है उसके तुलना में आपका विजन शार्प हो जाएगा, आसान लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं। खत्म हो गया बात उतना ही तक कि आलोचना क्या है, जीवन का आलोचना, क्रिटिसिज्म ही जो है, जीवन का क्रिटिसिज्म ही पोएट्री है। और पोएट्री जो है समाज के लिए कैसे काम करता है, तो समाज को सुधारने का या समाज के ऐतिहासिक बातों को बताने का, समाज के पर्सनल बातों को बताने का और समाज के हिस्टोरिकल बातों को बताने का एक आधार है। बस आगे लिखना है एक और। अर्नोल्ड सेज दैट पोएट्री इज सुपीरियर, अर्नोल्ड सेज दैट, अर्नोल्ड सेज दैट पोएट्री इज सुपीरियर। बहुत जल्द ना डिजिटल बोर्ड का सुविधा हो जाएगा, फिर आसान मजा आएगा, क्योंकि सब ऊपर लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग को भी पढ़ना आसान होगा, लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे बोर्ड पर से देख सकते हैं। बातचीत चल रहा है। अर्नोल्ड सेज दैट पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री, पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री कॉमा, पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री कॉमा फिलोसफी कॉमा साइंस इवन रिलीजन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पोएट्री क्या है, तो पोएट्री सुपीरियर माना गया। अर्नोल्ड कहते हैं पोएट्री इतिहास से भी ज्यादा सुपीरियर है, महान है, फिलॉसफी से भी महान है, साइंस से भी ऊपर है और धर्म से भी ऊपर माना गया है पोएट्री को।
तो याद रखना है, पोएट्री को 4 चीजों से सुपीरियर माना गया है। पोएट्री को सुपीरियर माना गया किससे? इतिहास से भी सुपीरियर, फिलोसफी से सुपीरियर, धर्म से सुपीरियर और साइंस से भी सुपीरियर माना गया है। किसको? पोएट्री को। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे अर्नोल्ड सेज दैट, एक और लाइन लिखेंगे, अर्नोल्ड सेज दैट without poetry our science will appear incomplete. Without poetry our science will appear incomplete. Our science will appear, APPER, appear मतलब प्रतीत होना, incomplete. अर्नोल्ड कहते हैं कि बिना पोएट्री का साइंस जो है अधूरा है। साइंस क्या है? अधूरा है। फुल स्टॉप। आगे एक और पॉइंट लिखेंगे, इसी क्रम में उन्होंने अरस्तु की बातों को रखा है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु, ARISTOTLE, Aristotle, according to Aristotle, comma, inverted comma में लिखिए, high seriousness is the hallmark, सोना चांदी खरीदते हैं ना, हॉलमार्क मतलब ओरिजिनल, हॉलमार्क ऑफ द ग्रेट पोएट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, comma, inverted comma, high seriousness is the hallmark of the great poetry. hallmark of the great poetry. अरस्तु कहते हैं कि जो सीरियसनेस जो है पोएट्री का हॉलमार्क है। ओरिजिनलिटी तभी आएगा जब दिल से सीरियसनेस के साथ पोएट्री लिखा जाए। ऐसे बात बनाने से नहीं बल्कि सीरियसनेस लाना होगा, तब वो अच्छा होगा। और इसलिए अर्नोल्ड ने भी कहा बाद में चलकर कि यस, वास्तव में हाई सीरियसनेस जो है ग्रेट पोएट्री का या ग्रैंड स्टाइल का एक हिस्सा माना जाता है। तो आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, अर्नोल्ड डिस्क्राइब हाई सीरियसनेस टू ग्रैंड स्टाइल। अर्नोल्ड ने हाई सीरियसनेस को कहा यही ग्रैंड स्टाइल है, भव्य स्टाइल होना चाहिए। Arnold describe high seriousness to grand style. Arnold describe high seriousness to grand style. Grand style का मतलब होता है भव्य, अलग तरीका, भव्य तरीका। उसके बाद उन्होंने ग्रैंड स्टाइल को 2 भागों में बांट दिया। लिखेंगे द ग्रैंड स्टाइल कंसिडर्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स। ग्रैंड स्टाइल का 2 एलिमेंट होता है, लिख लीजिए the grand style, GRAND, grand style considered of 2 elements. फर्स्ट लिखेंगे excellent matter, एक लिखेंगे excellent matter, दूसरा लिखेंगे excellent expression. एक्सेलेंट मैटर, यदि मैटर बहुत अच्छा है तब भी और फेमस हो जाता है, और एक्सेलेंट एक्सप्रेशन, जैसे देखिए आप बाहुबली का देखे, कहानी जबरदस्त था, 3 इडियट का देखे तो एक्सेलेंट मैटर बहुत अच्छा, एक्सेलेंट था इसलिए फेमस हुआ। लेकिन आप यदि बात करें, बहुत ऐसा भी फिल्म आता है जैसे खूब हंसता लोग और अच्छा कर जाता है, जैसे फिल्म में आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो फिल्म आई थी क्या हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, ग्रैंड मस्ती, ये सब क्या था? एक्सीलेंट एक्सप्रेशन पर था। वो मैटर अच्छा नहीं था, उसमें एक्सीलेंट मैटर का अभाव था, लेकिन एक्सीलेंट एक्सप्रेशन के कारण लोगों को अच्छा लग गया फिल्म, और खूब अच्छे चला था, खराब नहीं चला था, अच्छा ही कमाया था। फुल स्टॉप।
हालांकि इस क्रम में अर्नोल्ड ने सेम बात सुझाया लोगों को, जो बात लॉन्जाइनस ने सुझाया था अपने लोगों को, कि आप तुलना कीजिएगा अच्छे लोगों के साथ, और उसी का इन्होंने नाम दिया, तुलना करने का नाम दिया टच स्टोन मेथड। यहां पर हम लोग बात करेंगे, आगे लिखिए, इन दिस रिगार्ड ही टेल्स अबाउट टच स्टोन मेथड। लिखिएगा, एक हेडिंग दीजिएगा कि इन दिस रिगार्ड he tells about touch stone method, TOUCH, touch stone method। नीचे से लिखेंगे, अर्नोल्ड सजेस्ट हिज टच स्टोन मेथड, अर्नोल्ड सजेस्ट हिज टच स्टोन मेथड to complete this difficult task, that is how to judge, how to judge and decide the other, that is how to judge and decide the order of excellence, of modern poets work, कि मॉडर्न पोएट के जो वर्क हैं उसको हम कैसे डिसाइड करें और जज करें, कैसे समझे कि अच्छा है कि खराब है। और इसी क्रम में उन्होंने टच स्टोन मेथड दिया। वास्तव में टच स्टोन मेथड क्या है, तो वही बात जो लॉन्जाइनस ने कहा था कि तुलना करो दूसरे से। मान लो आप एक ड्रेस खरीदे हैं, उस ड्रेस में आप पहन के गए कॉलेज में, और दूसरे लड़कों से तुलना करेंगे तब ना ड्रेस का, जो उसके बारे में जानते होंगे कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, ड्रेस है, तो जो जिसका सबसे अच्छा होगा उससे तुलना कर लीजिए कि आपका कैसा है। तो वही टच स्टोन मेथड कहलाया। कंपैरिजनल मेथड ऑफ judging something is called touchstone method. Comparisonal method of judging something is called touchstone method. Touchstone method का मतलब हुआ comparative way of judging something or someone. कोई चीज को जज करने का comparing method। आप किसी से जज करिए, दो चार गो से तुलना कर लीजिए, और आपका अच्छा है उन सामान के तुलना में, तो यही मेथड को क्या कहते हैं, टच स्टोन मेथड कहते हैं। इंटरव्यू वगैरह में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज टच स्टोन मेथड, तो याद रखना है कंपैरेटिव वे ऑफ जजिंग समथिंग और समवन इज कॉल्ड टच स्टोन मेथड। आगे लिखेंगे, he recommends the comparative method of criticism, he recommends the comparative, COMPARATIVE, comparative मतलब तुलना, comparative method of criticism, he recommends the comparative method of criticism that is known as touchstone method, he recommends the comparative method of criticism that is known, KNOWN, known as the touchstone method, टच स्टोन मेथड के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कवि के वर्क को जज कर सकते हैं कि अच्छा है या खराब है। किसी भी टच स्टोन मेथड क्या है, अनम्यूट करके कोई एक बताएंगे, व्हाट इज आशीष आप समझाइए पहले क्या है टच स्टोन मेथड। इसका आधा कल पढ़ेंगे, उससे पहले समझाइए टच स्टोन मेथड क्या है और टच स्टोन मेथड का काम क्या है। टच स्टोन मेथड क्या है और टच स्टोन मेथड का काम क्या है। आशीष अनम्यूट करिए और समझाइए। आशीष यस सर। चलिए, टच स्टोन मेथड क्या है। हिंदी में समझाइए, कोई बात नहीं। सर एक आप बोल दीजिए सर।
विशाखा समझाओ, आप म्यूट कीजिए थोड़ा देर के लिए, फिर बोलेंगे एक बार और। ठीक है। Sir, the comparative method of criticism is known as touchstone method, and the method to complete this difficult task, that is how to judge and सुनो ना decide the order of X. Yes, विशाखा, मान लो हम आशीष और हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हमको बाबू हिंदी में समझाओ। सर किसी भी मतलब क्रिटिसिज्म को कंपेयर करके किसी भी चीज से, या फिर हाँ, लाइक फॉर एन सीधे सीधे एग्जांपल, कहेंगे, बोलिए। यस सर, फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक ड्रेस का ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी पार्टी में या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम रेडी होकर जाते हैं और फिर हम ऐसे कंपेयर करते हैं खुद को कि हम जो बेस्ट सीधे दिख खुद रहा है को उससे नहीं, हम फिर ज्यादा भी अच्छे दिख। नहीं, एक मिनट मम्मी वाले और यस दीदी का कपड़ा से कंपेयर कर लेंगे कि मम्मी और दीदी से अच्छी लग रहे हैं कि नहीं। यस सर, यस सर। मम्मी का तो कपड़ा और दीदी का कपड़ा देख लेंगे कि उन दोनों ने क्या पहना है, उससे अच्छा वाला हम पहन के जाएंगे। दैट इज द टच यस स्टोन मेथड, यस कि सर, हमारे यस सर, तो ये आसपास जो मौजूद कंपैरिजन हैं, से जो हमें पता चल, यस सर, सर तो तो हमको पता कंपैरिजन चल से जाएगा जो कि उन हमें दोनों की जजमेंट तुलना में पता मेरा चलता कपड़ा है। अच्छा है। यस सर, अब उसको समझाइए टचस्टोन आशीष। मेथड कहते हम्म, आशीष। यस सर। बताइए क्या है टच स्टोन। सर यही है क्या इसमें कंपेयर करना, ये मतलब जो किसी चीज का कंपेयर करके जो डिसाइड होता है वही। अपना वाला का तुलना हम दूसरे के साथ कर लेंगे कि हमारा अच्छा है या नहीं, यस और सर, यदि नहीं होगा तो हम सुधारेंगे। यस सर। तो सीधे तौर पे कहें कि टेस्टोस्टेरोन मेथड जो है तुलनात्मक मेथड है, जिसके माध्यम से हम महानता हासिल कर सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो वो कवि के किताबों को जज करने के लिए हम टचस्टोन मेथड सजेस्ट किए। कौन? अर्नोल्ड। उन्होंने कहा कि हमें जो लिखना चाहिए उसको तुलना कर लेना चाहिए, जो पहले से मौजूद है, जो हमसे अच्छा पहले से है उससे तुलना करके, और देख लेंगे यदि उनके जैसा है तो अच्छा है, या उनसे अच्छा है तो अच्छा है, यदि उनसे कम है तो फिर सुधारेंगे और उनसे अच्छा बनने का कोशिश करेंगे। यस सर। इसका काम क्या है? तो वही कवियों को जज करना, कवि के वर्क को जज करने के लिए टचस्टोन मेथड दिया गया। ये तो सीधा बात है कि हम अपने कल भी बताए थे ना लॉन्जाइनस वाला में कि हमको घर बनाना है, तो हम मोहल्ला के घर से तुलना करेंगे, यस सर। तब ना हम अच्छा घर बना पाएंगे उसकी तुलना में। यस। उसी तरह इन्होंने भी बताया टचस्टोन मेथड कि हमको तुलना करना होगा अच्छे से, और जो अच्छा होगा उससे तुलना कर लेंगे। उससे हमारा फायदा ये होगा कि कमी का पता चल जाएगा, और कमी का पता चल जाएगा तो हम उसको सुधार लेंगे। यस सर। एक क्लास और इसका आगे लगाएंगे, ऐसे तो स्टडी पोइट्री अभी लंबा चलेगा, अभी नेक्स्ट कल पढ़ेंगे फिर। सर ये पेपर 5 है। आप पेपर 5 ही अभी चल रहा है। यस सर। पेपर 5 लोगों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आई प्रॉमिस इतना इजी कर देंगे कि आप कोई भी कॉलेज क्लास का लोग कहेगा ना तो कहेगा कि बहुत भारी है भाई, लेकिन आप कहेंगे कुछ नहीं है। सब हम लोग के आपस की बातचीत का है। अभी जो पढ़े क्या है? कुछ नहीं, जीवन खुद आलोचना है। अच्छा करो तब भी, अभी कोई लड़की के लेके चल जाओ कहेगा देखो केकरा ले आया। यस सर। IAS बन जाओ, लड़की को ले जाओ, लोग आएगा तुम दोनों के साथ सेल्फी लेगा, लेगा कि नहीं? यस सर, सही बात है। यस सर। वही ना, वो अंडर कंडीशन, देखो ध्यान से, अंडर कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म। तो अंडर कंडीशन यही है कि अभी जाओगे तो कहेगा देखो लफुआ ही करके आ गया है कोई लड़की को लेके। IAS बन के जाएगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, आएगा भैया थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं, कहेगा महान दिल का है, बिना दहेज का शादी करके आया है, वो भी इंटरकास्ट करके आया है। तो यही कंडीशन है, एंड दैट इज द क्रिटिसिज्म। तो यही समझो ना, जीवन आलोचना ही है बस। पेपर 5 हम लोग इतना अच्छे से पढ़ लेंगे ना कि आपको बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं कल। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।